नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा ना होने दीजिए। आनंद अंकल से कहिए कि विवेक को माफ़ कर दे। यदि उनकी नौकरी चली गई तो उनके परिवार का क्या होगा? बूढ़े माँ बाप, मृत भाई के छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। प्रतिभा ने अपनी डबडबाई हुई बड़ी बड़ी आंखों से ममता की ओर देखते हुए गंभीरतापूर्वक कहा। ममता हैरान हो प्रतिभा की ओर देखती रह गई। 5 फुट 3 इंच लंबी इकहरे बदन की, गोरे रंग की, लगभग 21-22 वर्षीय भोली सी लड़की, माथे पर बिखरी उलझी लटे, रोते रोते लाल हुई आंखें, गुलाबी पोल्का डॉट का कुर्ता और काली सलवार पहने सामने खड़ी थी। काले रंग का दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, जिसके एक छोर से उसकी पतली पतली उंगलियां लपेटने खोलने का खिलवाड़ कर रही थी। आंटी, मैं अपने कारण बिना माता पिता के बच्चों को निराश्रय नहीं करना चाहती। ममता की आश्चर्यचकित चेहरे की आकृति को देखकर प्रतिभा ने पुनः कहा और आंखें झुका ली। प्रतिभा के इस अप्रत्याशित जवाब पर ममता ने आवेश में कहा, ऐसे दहेज लोभियों को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है प्रतिभा। ममता की सहानुभूति पाकर प्रतिभा के हृदय का बांध टूट गया। वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ममता का हृदय कचोटने लगा। प्यार से प्रतिभा को बाहों में समेटकर बोली, यदि तुम चाहो और हाँ करो तो हम लोग तुम्हारा विवाह साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार विवेक से ही करने की कोशिश करें। उसके घर वालों को विवाह के लिए नहीं, कभी नहीं। जल्दी से प्रतिभा बात काटकर बीच में ही बोल पड़ी। अपने को संयत करने का प्रयास करके दुपट्टे से आंखों को पोंछते हुए उसने ममता से कहा, आंटी, आप मेरी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। वास्तव में यह दारुण अपमान, अस्वीकार किए जाने की ग्लानि है। मैं कैसे व्यक्त करूं अपनी भावना को? विवाह की तारीख निश्चित होकर कार्ड छप जाने पर इस प्रकार मेरा विवाह टूट गया है। काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शर्म के कारण मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबकी निगाहें मेरा मजाक उड़ा रही हैं। सहेलियों की सहानुभूति मुझे सर्पदंश की यंत्रणा देती है। यदि विवाह नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते। इस प्रकार अस्वीकृत किए जाने की असहनीय पीड़ा मानसिक प्रताड़ना को भुक्तभोगी ही समझ सकता है। कहकर लंबी सांस भरकर सिसकती प्रतिभा ने ममता के कंधे पर सिर रख दिया। ममता ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, कौन कहता है तुम्हें अस्वीकार किया गया है? आज की परिस्थितियों में दहेज के लोभी समाज में दहेज लालचियों और दुष्ट प्रकृति के परिजनों से विवाह संबंध स्थापित करने की अपेक्षा कुंवारे रहना श्रेष्ठकर है। तुम्ही ने तो कहा था। तुम्हें तो ज्ञात है कि लड़के वालों ने परीक्षा के पश्चात 2 लाख रुपए ले लिए थे कि घर की मरम्मत करानी है। निश्चय ही उन्हें कहीं और से अधिक धन मिल रहा है। इसी कारण शादी के मात्र 20 दिन पूर्व उन्होंने विवाह स्थगित करने का बहाना खोज लिया। ऐसा आज कई लड़कियों के साथ हो रहा है। यदि तुम्हें अस्वीकार करना होता तो तुम्हें देखने के पश्चात गोद भरने की रस्म न की गई होती। तुम्हारी तो परीक्षा भी हो चुकी थी। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम गलत इंसान और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के परिवार में जाने से बच गई हो। ममता ने देखा कि प्रतिभा की सिसकियां थम चुकी है। वह बड़ी उत्सुकता से डबडबाए नेत्रों से उसकी ओर देख रही है, तो बात आगे बढ़ाती हुई बोली, प्रतिभा, तुम शर्मिंदा क्यों होती हो? विवेक ने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया है, तुमने विवेक को अस्वीकार किया है। तुम्हारे कहने पर ही तो तुम्हारे ताऊजी तुम्हारा विवाह गलत परिवार में नहीं करना चाहते। दहेज अधिक देकर विवाह के लिए सहमत ना होना बड़े साहस का कार्य है। तुम्हें तो सर उठाकर चलना चाहिए। तुम तो अपनी समान उम्र की लड़कियों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रही हो।
तुम्हें तो स्वयं पर और अपने घर वालों पर गर्व होना चाहिए। यदि तुम स्वयं सिर झुकाकर चलोगी तो लोग तुम्हें हे समझेंगे। यदि तुम अपना आत्मसम्मान बनाकर रखोगी तो समाज भी तुम्हें आदर की दृष्टि से देखेगा। कुछ चर्चाएं होंगी, उन पर ध्यान ना दो। अपने काम से काम रखो। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ममता ने देखा प्रतिभा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई है। इतने में आकाश अंदर आकर बोला, आंटी, अंकल आपको बुला रहे हैं। ठीक है प्रतिभा, मैं चल रही हूँ। अब अगली बार मुझे दीनहीन प्रतिभा नहीं, बहादुर प्रतिभा मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कहकर ममता ने उसको स्नेह देते हुए चलने को खड़ी हुई। प्रतिभा ने कृतज्ञता से ममता के हाथ पकड़कर माथे से छुआ लिए और बाहर आकर विदा करते हुए बोली, थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, आप लोग फिर आइएगा। रास्ते में आनंद को ममता ने प्रतिभा के विषय में बताया और उसकी सहृदयता की प्रशंसा करते हुए बोली, कमाल की है ये लड़की। जिस लड़के ने झूठे बहाने बनाकर विवाह करने से इनकार कर दिया, उसको ही क्षमा करके बोली कि आंटी अंकल से कहिएगा कि उसको माफ़ कर दे। उसके बूढ़े माँ बाप व भाई के छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण का भार उसी पर है। वास्तव में बहुत सहृदय लड़की है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि दहेज विरोधी केस रजिस्टर करा के विवेक और उसके घर वालों को अच्छी तरह सबक सिखा दूँ। प्रतिभा की सहृदयता का मान रखने को चुप रह जाता हूँ। आनंद ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, यदि विजय जी जीवित होते तो ये सब कुछ नहीं होता। ममता ने कहा, हाँ, बिना पिता की बेटी से दहेज अधिक मिलने का अवसर तो समाप्त हो ही जाता है। आनंद ने ममता की ओर देखकर कहा, कितनी करुण कहानी है प्रतिभा की। क्या इस संसार में सहृदय रखने वाले को तकलीफ और दुखी मिलते रहेंगे? भाव विभल ममता के मुख से निकला। इतने में कार रायबरेली के डाक बंगले में आकर रुक गई। आनंद ने ममता से कहा, मुझे जरूरी कार के लिए अंडरग्राउंड में जाना है, तुम यहीं रुककर आराम करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। आनंद अपने अधीनस्थ एक अधिकारी के साथ कार में बैठकर चले गए। एक अधिकारी ने ममता को डाक बंगले के नंबर 5 के एक कक्ष में पहुंचा दिया। मैडम, क्या लेंगी आप, चाय या ठंडा? विनीत स्वरों में खड़े एक अधिकारी ने पूछा। केवल 1 कप चाय भिजवा दे, ममता ने कहा। शीघ्र ही चपरासी एक ट्रे में 1 गिलास पानी और 1 कप चाय लेकर आ गया। ट्रे टेबल पर रखकर उसने कहा, आपको कुछ और चीज़ों की आवश्यकता हो तो मैं बाहर हूँ, बेल बजा दीजिएगा। ममता बाथरूम में हाथ मुंह धोकर आई। चाय पीकर उसको अपने शरीर में कुछ स्फूर्ति की अनुभूति हुई। प्रयागराज से रायबरेली तक की यात्रा केवल 2 घंटे की ही है, परंतु मानसिक तनाव के कारण उसको अत्यंत शिथिलता और थकावट का आभास हो रहा था। चाहने पर भी प्रतिभा की भोली उदास छवि वो अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पा रही थी। वो उठकर खिड़की के बाहर देखने लगी। बोगनवेलिया के फूलों की कतारें सड़क के किनारे बहुत सुंदर लग रही थी। लाल, पीली, सफ़ेद, हल्की बैगनी, लाल, सफ़ेद, रत्नारी बोगनवेलिया की सुंदरता देखते ही बन रही थी। सामने लॉन में केवल घास ही लगी थी। लॉन के बीचों बीच फव्वारे में कमल की बेल पड़ी थी। हरे हरे पत्तों के बीच खिले अधखिले कमल बहुत सुंदर लग रहे थे। पति के आने में अभी देर थी। वो पर्दा गिराकर चारपाई पर आकर लेट गई। उसने स्वयं को विचारों के प्रवाह में प्रवाहित होने दिया। पिछले वर्ष अक्टूबर की ही तो बात है। आनंद जी प्रयागराज से लखनऊ ट्रांसफ़र पर आ रहे थे। प्रयागराज में श्री विजय ठाकुर जी उनके यूनिवर्सिटी के साथी उनके अधीनस्थ अधिकारी थे। चलते समय विजय जी आनंद जी के नज़दीक आकर बोले, साहब, मेरी बेटी प्रतिभा का विवाह लखनऊ निवासी अमर सिंह जी के लड़के विवेक से तय हो गया है। उनके घर में कुछ नहीं है, परंतु लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के और घर वालों ने लड़की पसंद करके गोद भराई कर दी है। मैंने परीक्षा कर दी है। विवाह की तिथि निश्चित होते ही सूचित करूँगा।
आपको सपरिवार विवाह में सम्मिलित होना पड़ेगा। आग्रह और उल्लास से विजय जी ने आनंद जी और ममता की ओर देखकर कहा, बहुत बहुत बधाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम दोनों विवाह में जरूर सम्मिलित होंगे। आनंद जी ने सस्नेह उत्तर दिया। लखनऊ आए हुए 1 सप्ताह व्यतीत हुआ था। आनंद जी सोफे पर पैर ऊपर उठाकर पालथी मारकर बैठ चश्मा लगाए हुए बड़े ध्यान से समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि अचानक उनके मुंह से जोर से निकला, गजब हो गया ममता, विजय जी, विजय ठाकुर की मृत्यु हो गई। क्या? ममता चौंक कर पति के पास आकर बैठ गई और मुख्य पृष्ठ पर छपे समाचार को देखने लगी। गाजियाबाद में ट्रेन दुर्घटना में अनेकों हताहत। मृतकों की सूची में श्री विजय ठाकुर, पुलिस अधीक्षक प्रयागराज का भी नाम था। विजय ठाकुर की अम्मा जी अभी जीवित हैं। पिछले वर्ष ही उनके छोटे भाई की करंट लगने से अकस्मात मृत्यु हो गई थी। अब विजय ठाकुर के साथ ये दुर्घटना हो गई। आनंद ने दुखी स्वर में बताया। ममता सोचने लगी कि जिस घर में लड़की के विवाह की तैयारियां हो रही हो, वहां अचानक पिता की मृत्यु का समाचार पहुंचने से कितना आघात पहुंचेगा। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके 2 जवान बेटे अकाल ही काल कवलित हो गए हो। आनंद और ममता बहुत देर तक चुपचाप बैठे रह गए। आनंद ने कहा, ममता, हमें प्रयागराज चलना चाहिए। मैं 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। विजय ठाकुर की इस दुर्घटना से मैं काम करने की मनस्थिति में नहीं हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ। मृत्यु से कुछ दिन पहले ही प्रतिभा के विवाह के लिए हम दोनों को आमंत्रित करके विजय ठाकुर ने अप्रत्यक्षतः अपना भार हमें सौंप दिया है। मुझे भय है कि पिता की मृत्यु होने से लड़के वाले कहीं शादी तोड़ ना दे। ममता ने कहा, सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। विजय जी कह रहे थे कि वे लोग बड़े सज्जन हैं। आनंद जी ने कहा। ममता के मानस चक्षुओं में विजय ठाकुर की माँ, पत्नी, बेटे, बेटी की छवि साकार हो उठी। उनके साधारण साज सज्जा वाले सरकारी आवास में बरामदे में चारपाई पर सफ़ेद केश, भारी बदन की, गोरे रंग की एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी। लगभग 80-82 वर्ष तो उनकी उम्र होगी ही। 2 बेटों की मौत का आघात सहन करते हुए अपनी दोनों विधवा बहू और बच्चों को साहस बंधाने का यत्न करती उस वृद्धा को देखकर ममता का कलेजा दहल उठा था। वह उन्हें सहानुभूति देने की हिम्मत ना कर सकी थी और श्रीमती विभा ठाकुर के कमरे की ओर बढ़ गई थी। कमरे के अंदर डबल बेड पर कत्थई सिंथेटिक की प्रिंटेड साड़ी पहने विभा जी बैठी थी। प्रतिभा भी माँ के पास बैठी थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न करती और पुनः फफक कर रो उठती। ममता के संयम का बांध टूटने वाला था कि उसे दूसरे कमरे में विजय जी का बेटा विभोर दिखाई दिया। इतनी छोटी उम्र में समस्त उत्तरदायित्व कंधे पर आ जाने पर भी उसने अपने को प्रकृतिस्थ कर रखा था। ममता उसके पास जाकर खड़ी हुई तो विभोर ने कहा, आंटी, हम लोग पापा के न रहने से विषम परिस्थिति में है। प्रतिभा दीदी के विवाह की तारीख 22 जनवरी को तय हुई है। तुम लोग दिल कड़ा करके प्रतिभा का विवाह निश्चित तिथि पर ही कर दो। हम लोग यथासंभव सहायता करेंगे। ममता ने कहा। जी, ताऊ जी और अन्य संबंधी भी यही कह रहे हैं, पर दीदी को कौन समझाए। विभोर ने कहा, मैं कल फिर आऊँगी, तब बात करूँगी प्रतिभा से। कहकर ममता पति के साथ चली गई। उसे याद आया कि दूसरे दिन रोती, सिसकती, छटपटाती, तड़पती प्रतिभा को बाहों के घेरे में लेकर प्यार से विवाह के लिए राजी कर पाना कितना दुष्कर कार्य था। उसने इस शर्त पर विवाह की सहमति दी थी कि विवेक से स्पष्ट बात कर ली जाए कि उसे माँ और भाइयों की देखभाल करने में सहायता करने पर कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा। ये समस्या भी जल्दी सुलझ गई थी क्योंकि उसी समय विवेक का फ़ोन आ गया था। उसने प्रतिभा से कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर विवाह के बाद आता। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पापा के न रहने से तुम्हारा, मम्मी का और विभोर व आकाश का उत्तरदायित्व अब मुझ पर है।
विवेक के समझाने से प्रतिभा में आत्मविश्वास का संचार हुआ और संबंधियों को भी आश्वासन मिला। ममता की नज़र में विवेक श्रद्धा का पात्र बन गया। ममता जी निश्चिंत होकर आनंद जी के साथ लखनऊ लौट आई थी। विभोर व आकाश फोन से विवाह के विषय में आनंद से विचार विमर्श करते रहते थे। विभोर शादी के कार्ड छपवाने के लिए दे आया था। ममता को याद आया कि 2 को विभोर अपने ताऊ के साथ आनंद से मिलने आया था। आंसू छलछलाते नैनों से विभोर ने आनंद के पैर छुए। उसके भर्राए कंठ से अस्फुट स्वर निकलकर मौन हो गए। अचानक वह सिसक सिसक कर रो उठा। आनंद ने उसे तसल्ली देते हुए पास बिठाया। ममता भी आकर पास बैठ गई। विभोर की व्याकुलता और उसके ताऊ जी आलोक जी की गंभीर मुख मुद्रा अनिष्ट की आशंका प्रकट कर रही थी। उन्होंने भरे गले से रुक रुक कर बताया कि विवेक विवाह के लिए सहमत नहीं है। उनकी माँ कानपुर में अपने भाई के पास गई थी। वहाँ उनको स्वामी जी ने, जो उनके कुल गुरु हैं, बताया कि विवेक का विवाह यदि प्रतिभा के साथ होगा तो घोर अनिष्ट होगा। ये विवाह किसी हालत में नहीं होना चाहिए। विवेक आ रहा था तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने बाइक रोककर चाकू से हमला किया। वह बाल बाल बच गया। विवेक इतना भयभीत है कि शादी नहीं करना चाहता। आनंद ने कहा, आपने समझाने का प्रयास नहीं किया? बहुत किया, पर वह टस से मस नहीं होता। उसके घर वालों ने 25 दिसंबर को हमसे रुपए लिए थे कि घर ठीक कराना है। अभी तक 2 लाख रुपए विवेक के घर वाले ले चुके हैं। अब जब शादी के कार्ड छप चुके हैं तो उन लोगों ने विवाह न करने का पत्र डाल दिया। हताशा के स्वर में विजय जी के भाई ने कहा। आनंद और ममता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? आनंद ने कहा, मैं अपने एक अधीन समझदार अधिकारी को आपके साथ भेजता हूँ। आप लोग एक प्रयास और करके देखें। यदि वह न माने तो केस रजिस्टर करा दे। उनको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। आनंद ने अपने स्टाफ ऑफिसर को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और इस मामले को सुलझाने की आज्ञा दी। स्टाफ ऑफिसर ने कहा, सर, मैं उम्र में छोटा हूँ, पर मेरी राय यह है कि लड़के को व घर वालों को समझाने का प्रयास किया जाए। वे यदि सहमत ना हो तो केस रजिस्टर न कराकर रुपए वापस लेने का यत्न किया जाए। मेरी राय में ज़बरदस्ती विवाह करना उचित नहीं है। कल को उन्होंने लड़की को तंग किया तो? बात तो ठीक है। विभोर व उसके ताऊ आलोक जी ने भी समर्थन किया। स्टाफ ऑफिसर विभोर व उसके ताऊ के साथ विवेक के घर गए। उसे समझाने के सारे प्रयास निष्फल हुए। स्टाफ ऑफिसर ने जब पुलिस की और केस रजिस्टर कराने की धमकी दी तो वे लोग बेमन से शादी करने को सहमत हो गए। विभोर के ताऊ ने फ़ोन से प्रतिभा से पूछा तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और ताऊ जी ये रिश्ता समाप्त करके वापस आ गए। स्टाफ ऑफिसर ने रुपए वापस करने के लिए लड़के वालों को सहमत कर लिया। 50,000 उन्होंने तत्काल वापस कर दिया और बाकी जल्द ही वापस कर देने को कहा। कार के हॉर्न की आवाज़ ने ममता की विचार तंद्रा भंग कर दी। आनंद वापस आ गए थे। इतने में चपरासी ने आकर कहा, मैडम साहब आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। ममता चुपचाप कार में आकर बैठ गई। पति पत्नी दोनों ही अपने अपने विचारों में उलझे हुए मौन थे। एक तालाब में खिले अधखिले कमलों की भरमार थी। ममता की दृष्टि अचानक तालाब के किनारे एक खिले हुए झुके कमल पर पड़ी और उसके अंतस में पुनः प्रतिभा की भोली उदास चेहरा कौंध गया। उसने गहरी निःश्वास लेकर आनंद की ओर देखा। शायद यही मनोस्थिति आनंद की भी थी। कुछ क्षण नेत्रों ने नेत्रों की भाषा पढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु वाणी मौन ही रही। लखनऊ पहुंचने तक 2-4 बार एक दूसरे के ऊपर दृष्टि निक्षेप और गहरी सांसों के अतिरिक्त उनके बीच इक्का दुक्का ही बात हुई। आनंद चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कानपुर से इंक्वायरी कराई तो ज्ञात हुआ कि विवेक की माँ सुषमा कानपुर में अपने भाई के यहाँ शादी के लिए निमंत्रण देने गई थी, तो
तो वहाँ उनके भाई मनोहर जी ने उन्हें एक लड़की दिखाई जो सुंदर भी थी और दहेज भी लाखों का लाने वाली थी। विवेक की माँ की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचाया। स्वामी जी की बात बनाकर शादी तोड़ दी गई। विवेक को भी सब लोगों ने पटा लिया और उसकी मति भ्रमित कर दी। आनंद को जब यह विवरण मिला तो एक मासूम बेटी के साथ होते अत्याचार को देखकर वह तिलमिला उठे। आनंद ने प्रण किया कि लड़के वालों से पैसा मिलते ही वह विवेक के विरुद्ध केस रजिस्टर कराएंगे और उसको व उसके घर वालों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। कुछ भी करने से पहले आनंद प्रतिभा और उसके घर वालों की राय लेना चाहते थे। यही कारण था कि वह प्रतिभा के साथ प्रयागराज आए थे। प्रतिभा ने विवेक को क्षमा करने की बात कहकर ममता व आनंद को दुविधा में डाल दिया। आनंद ने प्रतिभा के विवेक को क्षमा करने के आग्रह पर कानूनी कार्यवाही करने का विचार त्याग दिया, परंतु मन ही मन विवेक और उसके परिवार को सबक सिखाने का संकल्प किया। होली की छुट्टियों में आनंद और ममता कानपुर गए। कानपुर में आनंद का बेटा राघव इनकम टैक्स एकेडमी में प्रशिक्षणरत था। बहू स्वाति भी कुछ समय के लिए कानपुर गई हुई थी। वहाँ आनंद, ममता, राघव और स्वाति ने मिलकर राघव के दोस्त विनय के साथ विवेक को व उसके परिवार वालों को सबक सिखाने की योजना बनाई। विवेक के मामा मनोहर का पता आनंद के पास था। सौभाग्यवश राघव का दोस्त विनय किराए के मकान में उसी कॉलोनी में पास में ही रहता था। आनंद और ममता राघव व स्वाति को लेकर विनय के यहाँ गए। योजना के अनुसार विनय राघव को लेकर विवेक के मामा मनोहर सिंह के यहाँ गया। विनय ने परिचय देकर कहा, अंकल मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, मैंने कई बार आते जाते देखा है तुम्हें, मनोहर जी ने कहा। ये मेरा दोस्त राघव ठाकुर है, लखनऊ यूपी का रहने वाला है। हम लोग यहाँ इनकम टैक्स एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई मिलकर, मनोहर जी ने कहा। बातों बातों में विनय ने राघव को अविवाहित बताया। मनोहर जी मन ही मन अपनी विवाह योग्य बेटी काजल के लिए घर बैठे योग्य वर मिलने की कल्पना से पुलकित हो उठे। उन्होंने अपनी बेटी काजल को चाय नाश्ता लाने की आज्ञा दी। कैसे आना हुआ? मनोहर जी ने पूछा। अंकल, राघव के चाचा अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने यहाँ आए हैं। यहाँ जो लड़के उन्होंने देखे उन्हें पसंद नहीं आए। चाचा जी लखनऊ में अपना व्यवसाय करते हैं, करोड़पति आदमी हैं। एक ही लड़की है, एमए इंग्लिश पास है, बहुत सुंदर है। इनकी केवल एक शर्त है कि लड़का शाकाहारी हो और शराब धूम्रपान न करता हो। कहीं लड़का पसंद आया तो घर नहीं। राघव ने जब मेरे सामने ये चर्चा की तो मुझे विवेक का ध्यान आया। असल में आपका भांजा विवेक मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो बैंक में प्रोबेशनरी अफसर होकर दिल्ली में नियुक्त हो गया है और मैं ट्रेनिंग के लिए कानपुर आया। जब मैं आ रहा था तो उसने ही मुझे आपका पता दिया था, परंतु मैं संकोचवश न आ सका, विनय ने कहा। इसी समय काजल ट्रे में चाय, बिस्कुट और समोसे लेकर अंदर आई। बड़े आग्रह से उसने दोनों को प्लेट में नाश्ता लगाकर दिया और चाय के कप टेबल पर रख दिए। मनोहर जी के मुंह से निकला, विवेक का तो। अचानक मन में कुछ विचार आया और वो चुप हो गए। मन ही मन सोचा कि मालदार पार्टी है, एक ही लड़की है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। विवेक की शादी अमीर घर में हो जाएगी और बेटी काजल के लिए राघव को पटाने में भी आसानी होगी। विनय ने कहा, अंकल आप किस सोच में पड़ गए? लड़की बहुत सुंदर है, चाहे तो आप देख सकते हैं। चाचा चाची और उनकी बेटी मेरी पत्नी के पास बैठे हैं। आप कहें तो हम उन्हें यहाँ ले आए या आप लोग ही वहाँ चल सकते हैं, राघव ने कहा। ठीक है बेटा, तुम उन्हें यहाँ ले आओ, मनोहर जी ने कुछ सोचते हुए कहा। उनके जाने पर रोष से काजल बोली, पापा आप क्या बात कर रहे हैं? विवेक भैया की शादी आपने ही तो तय कराई है। पहले प्रतिभा की शादी तोड़कर सुनिधि से तय कराई और अब पुनः आप इन लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं। देख लेने में क्या हर्ज है, मनोहर जी ने कहा।
यदि आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा पापा? काजल ने आक्रोश प्रकट किया तो मनोहर जी ने उसे झिड़क दिया। इसी समय विनय, राघव, ममता, आनंद और स्वाति आते दिखाई दिए। मनोहर जी ने बड़ी आवभगत कर उन्हें बिठाया। गुलाबी चिकन के सलवार सूट में कुंवारी कन्या के रूप में सज्जित स्वाति का गोरा रंग और दिव्य रूप देखकर काजल भी स्तब्ध रह गई। कहना ना होगा कि सबके प्रस्थान के पश्चात सामने पीसीओ से उसी समय दिल्ली फ़ोन मिलाया गया और विवेक को तुरंत ही कानपुर चले आने का आदेश दिया गया। मनोहर जी अपनी बहन सुषमा और बहनोई अमर जी से, जो सौभाग्यवश अभी कानपुर में ही बड़े भाई के यहाँ थे, मिलने पहुँच गए। सबसे मंत्रणा करने पर यह तय पाया गया कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। काजल ने पूछा, आपने सुनिधि के पापा को विवेक भैया से विवाह कराने का वचन दे दिया था, उसका क्या होगा? ये भी कोई बात हुई? कह देंगे लड़के को ये रिश्ता पसंद नहीं है। उपेक्षा पूर्वक कहे पिता के ये शब्द सुनकर काजल ग्लानि और शोभ से जड़ हो गई, परंतु उसने मन ही मन कुछ फैसला कर लिया। अगले दिन कॉलेज से लौटते समय काजल के कदम अपने घर के सामने वाली गली में स्थित 2 मंजिला मकान की ओर मुड़ गई। उसने विनय को अक्सर वहां आते जाते देखा था। वो घर के सामने वाली नेम प्लेट पढ़ने लगी। सीढ़ी के पास विनय त्रिपाठी की नेम प्लेट लगी थी। वो ठिठकी, फिर साहस बटोरकर सीढ़ी पर चढ़ गई। सामने लगी कॉल बेल बजाने पर एक अनजानी महिला ने दरवाज़ा खोला और बोली, कहिए किससे मिलना है? कौन है प्रियंका? अंदर से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। काजल विनय का कंठ स्वर पहचान कर आश्वस्त हुई और हिचकिचाते हुए बोली, आप लोगों से ही मिलना है। आइए, अंदर आइए। प्रियंका ने उसे अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। इतने में विनय भी अंदर आ गया और काजल को वहाँ देखकर चौंक पड़ा। आप कहकर वह चुप हो गया। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। कहानी का दूसरा भाग कल इसी समय पर प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, अगर कहानी का पहला भाग आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।